हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है पटवारी भर्ती परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे आप लोग को एक आइडिया लग पाएगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो आगामी आने वाली जो परीक्षा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन देखेंगे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन व्यापम में पूछे जाते हैं और उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल के वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आप लोग को पढ़ने का पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसके पूरे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो ऑथेंटिक हैं, व्यापम के द्वारा लिए गए आंसर हैं। तो पूरी ऑथेंटिक जानकारी के साथ इस वीडियो की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप भावनाओं में बाद में बह जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त आपके इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज की इस वैल्यूएबल वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे ये जो पटवारी परीक्षा की जो क्वेश्चन पेपर है 2016 के हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं और बहुत ही सिंपल भी नहीं होते और ज़्यादा कठिन भी नहीं होते। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डाटा एक्सेस करने की गति होती है। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसमें मैग्नेटिक डिस्क, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी जो है इंस्ट्रूमेंट है वो, तो मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में किसमें जो है सबसे अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। ऑप्शन है आपके CD रोम, CD-RW यानी कि रीड राइट, ठीक है, उसके बाद है DVD और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो आंसर होगा वो सही होगा। साथ ही साथ आप जवाब देते चलिए ताकि आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में किसमें अधिक डाटा एक्सेस करने की गति होती है। तो CD रोम, CD-RW, DVD या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में इनमें से किसी में ज़्यादा गति नहीं होती है, ठीक है, डाटा एक्सेस करने की। इनमें सबसे इन जो 3 ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी में लो क्वालिटी की होती है मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्च इंजन क्या है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन क्या है, ठीक है, व्हाट इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम जो इंजन को खोज करता है, जो इंजनों की खोज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब को दस्तावेजों की खोज करता है, वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, या फिर एक मशीनरी इंजन जो डाटा की खोज करता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्च इंजन क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो सर्च इंजन आपको पता होगा, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल में हम लोग कुछ भी एंटर करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में से हमारे काम की चीज़ों को छांट करके हमारे सामने ला देता है। यूट्यूब भी एक वीडियो सर्च इंजन है, जो वीडियो हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हमारे पास आ जाते हैं। तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, यानी कि कंप्यूटर का एक बेसिक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है इनपुट एक्सेस करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, या फिर डेटा स्टोर करना। कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है, बेसिक फंक्शन नहीं है। वर्क तो सभी हैं, इन चारों में से सभी जो है कंप्यूटर के काम है, बट एक बेसिक मोटा मोटा जो कंप्यूटर जो बेसिक चीज़ें करता है उनमें से कौन सा एक काम नहीं है। इनपुट एक्सेस करना, जी हाँ वो इनपुट एक्सेस करता है। उसके बाद है डेटा स्टोर करना, जी हाँ कंप्यूटर डेटा स्टोर करके रखता है। डेटा को प्रोसेस करना, जो भी हम चीज़ें इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है।
और टेक्स्ट कॉपी करना। तो ये जो टेक्स्ट कॉपी करना है वो कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है, वो प्रोग्राम के अंदर आ जाता है किसी टेक्स्ट को कॉपी करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? निम्नलिखित में से कौन से, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा समूह जो है वो आउटपुट डिवाइसों का समूह है? ऑप्शन है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या फिर प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो यहाँ पर आपको बताना है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट इनपुट आप लोग जान रहे होंगे, अभी कंप्यूटर की एक सीरीज़ भी चलेगी आगे, ठीक है, कंप्यूटर जिसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके काम के वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आपको पता होगा जिससे हम लोग इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। यहाँ आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर में, कंप्यूटर में हम जो टाइप करते हैं वो मॉनिटर में आउटपुट के रूप में हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निर्गम यानी कि आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित करता है सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उसको अंग्रेजी में आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वो प्रिंटर है जो स्याही के कण को कागज पर स्प्रेड करता है, कागज पर फैला देता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर बीम प्रिंटर के रूप में, बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेज़र प्रिंटर के रूप में या फिर लाइन प्रिंटर के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में। तो लेज़र प्रिंटर के रूप में जाना जाता है ऐसे प्रिंटर को जो पेज पर स्याही के कणों को कागज पर फैला देता है, ठीक है, संचालित करके प्रिंट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? तो आपको बताना है कौन सा ग्रुप लाइन प्रिंटर का ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी है ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी है चेन बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आगे आने वाली सीरीज़ है उसमें प्रिंटर को बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा अभी बाद में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है और ड्रम प्रिंटर क्या, मतलब कि इसमें ऐसा ग्रुप बताना है जो सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रम प्रिंटर है और चेन प्रिंटर है ये दोनों एक एक लाइन प्रिंट करते हैं, इनको लाइन प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको दिख रहा होगा वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है एक बार में, तो ये इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और ये जो बी वाले हैं दोनों, वो दोनों के दोनों लाइन प्रिंटर हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में किस तरह के प्रश्न हैं। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इफेक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। यानी कि कौन सा प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या छाप या फिर जो अक्षर हैं वो बिना इम्पैक्ट के यानी बिना चोट पहुंचाए बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट पहुँचाना, यानी कि कुछ चोट करना वहाँ पर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, जो कि बिना इम्पैक्ट किए पेज को प्रिंट कर देते हैं, उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलरिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जो लिनक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ और ओपन सोलरिस ये तीनों जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबग्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर्गत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए है उबंटू, स्यूज, मैंड्रिवा, उबंटू, डेबियन या फिर उपयुक्त सभी।
तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी के सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A2 A4 इंगित करता है। A2 A4 क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल सेल A3 को, ऑप्शन नंबर बी है सेल A2 से सेल A4 तक, केवल सेल A2 और A4 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल A2 से सेल A4 तक को इंगित करता है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए डैश शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आपने जिन्होंने भी कंप्यूटर पर काम किया होगा उनको पता होगा कि एक पैराग्राफ इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल L या फिर कंट्रोल M, यानी कि कंट्रोल प्लस L, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये L नहीं है, 1 है, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस M। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस M। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस M दोनों को एक साथ दबाने से पैराग्राफ जो है जो इंडेक्स है, पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ जाता है, एक पैराग्राफ बढ़ जाता है इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की। तो वेरिफिकेशन किसको कहते हैं? ये जो ऑथेंटिकेशन होता है उसी को वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल में कुछ वेरिफिकेशन के लिए आता है, पासवर्ड डालने के लिए या फिर जो घूमते रहता है थोड़ी देर तक, उसी को वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? निम्नलिखित में से कौन एड्रेस जो है हर रोज नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी या फिर कॉमन नेम और नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टैटिक आईपी जो है वो हर रोज एड्रेस अपना नहीं बदलता, उसका एक कांस्टेंट एड्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एफटीपी का उपयोग होता है, किस में होता है एफटीपी का उपयोग? वेबसाइट डिजाइनिंग में, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एफटीपी का उपयोग किस में होता है? जो प्रोटोकॉल है, पी का मतलब यहाँ प्रोटोकॉल हो जाता है, तो एफटीपी का प्रयोग किस तरह से होता है? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। एफटीपी का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मैसिलियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है? यानी कि कौन मैसिलियस प्रोग्राम जो है अपने आप यहाँ पर रिप्लिकेट नहीं होता है? ऑप्शन है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स। ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो अपने आप नकल नहीं करता है, ठीक है, डुप्लीकेट अपने नहीं बना लेता है। तो ट्रोजन हॉर्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन समझ लीजिए, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? यानी कि एक जो सिस्टम होती है कंप्यूटर सिस्टम, उसके लिए कौन अनिवार्य नहीं है? पहला है तेज सीपीयू, दूसरा है छोटी स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है बड़ी मेन मेमोरी, चौथा है अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ठीक है, एक मल्टीमीडिया जो मल्टीपल वर्क्स करते हैं ऐसे सिस्टम के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है छोटी स्टोरेज डिवाइस अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यानी कि छोटी स्टोरेज डिवाइस नहीं होना चाहिए उसमें, बाकी तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तेज सीपीयू होना चाहिए, बड़ी मेन मेमोरी, अच्छा ग्राफिक टर्मिनल होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसी तरह से हम लोग आगे भी और भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रत्येक दिन आपका वीडियोस आता रहेगा। हो सके तो एक आध वीडियो आज ही आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पटवारी परीक्षा देने के लिए, पटवारी की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं सभी को हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।